तो हमने क्या बताया, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेशनल इनकम कैलकुलेशन एंड हाउ वी शुड डू। ओके, तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन बाई एंड लार्ज इट्स अ गुड्स एंड इट्स अ वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आता है वो टोटल इनकम कहा जाएगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द जीडीपी, एनडीपी, एफसी एंड दिस so many concepts. I am not going to enter into that. I am just what I am trying to say. Calculation becomes easy. Suppose it's a cow, and cow has a different breeds of the cows are there. Individual, if you are counting, it becomes the statistically difficult. So if counting the cow in a place of counting the cows individually, it becomes easy. Okay. So similarly, the economy is the production. जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को हम बाय एंड लार्ज ये मानते हैं कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है। तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफ एनी इकोनॉमी कैन बी सेड, कैन बी डन इन 3 stages. The first is a primary sector, second is a secondary sector, and third is a tertiary sector. Okay, in class 10th you have already studied कि what is primary sector, what is primary, anybody can tell me what is primary, बोलिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड, एनीबडी, ठीक है। सो पहली बात तो ये ध्यान रखो, इंडस्ट्रियल जो क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की है। तो प्राइमरी सेक्टर इज अ प्रोडक्शन, आप लिख लेंगे दिस प्रोडक्शन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इट सॉरी इट एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट, इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एक्सप्लॉइट, exploit the resources, exploit नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान में रहेगा बेटा, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करता है। वेरी पॉइंट, मतलब इसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो क्या है, प्रोडक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये कहाँ होता है, दैट इज डन इन द प्राइमरी सेक्टर। बिल्कुल याद रहेगा आपको आसानी से, आई होप। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लें, देख लो, आप नोट करते जाना। लैंड, लैंड क्या है, इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड क्या है, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटर, इट इज ऑल्सो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, चाहे रिवर हो, चाहे पॉन्ड हो, लेक्स हो, सब सॉइल, यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, नोट करते जाएंगे आप, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये भी हमारा है। इसी तरह फिशिंग का जो व्यवसाय करते हैं, ठीक है, उनके लिए फिश। ठीक है, मिनरल्स हम निकालते हैं, इसको नाम देते हैं एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। ठीक है, इसी तरह पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसी तरह फॉरेस्ट्री। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमारे किसके हैं, प्राइमरी सेक्टर के। इज इट क्लियर, बोलो भाई, बोलो। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर इम्पोर्टेंट कोई सेक्टर है हमारे दिमाग में जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी का मतलब ही होता है, इट्स अ प्राइमरी, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसी को जाता है। इट्स अ प्राइमरी बिकॉज इट्स सोर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये प्राइमरी इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज अ बेसिक, बेसिक, हाथ में पकड़ के कर रहे हैं थोड़ी दिक्कत होती है, बेसिक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सोर्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये याद रहेगा, बोलो बेटा, याद रहेगा ये, बोलिए भाई। हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा हमारा जो सेक्टर है
वो क्या हमारा दिखाई दे रहा है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा हमारा सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है बेटा, बोलिए, सेकेंडरी सेक्टर बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, वर्क्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मॉडिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करता है जो भी हमको फिजिकल गुड्स मिलता है। ठीक है, उस गुड को वो ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जैसे मान लो कि हमने प्राइमरी सेक्टर से क्या लिया, क्या लिया, टोमेटो। ठीक है, टोमेटो लिया, और ये सेकेंडरी में आके क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका, और क्या हो जाएगा, टोमेटो केचप। ठीक है, टोमेटो केचप मतलब ये सॉस बन गया, सॉस बन गया। ओके, चटनी बन गई। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से आपने क्या लिया, कॉटन लिया, यहाँ पर क्या हो गया, कॉटन का क्लोथ बन गया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ओके, करेक्ट ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, रॉ मटेरियल को, मटेरियल रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, विच हैज मोर यूटिलिटी, मोर यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आ रही बात, बोलो भाई, बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मैं अभी क्लास वाइंड अप कर दे रहा हूँ, पढ़ने से क्या फायदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा है टर्सरी सेक्टर। अब इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये बाकी दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर का भी नाम देते हैं। आर गेटिंग पॉइंट। तो ये क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करता है, दोनों सेक्टर्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी को प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग सर्विस। मतलब बिना इसकी सहायता के दोनों की वैल्यू नहीं के बराबर हो जाएगी। जैसे मान लो कि टोमेटो, टोमेटो ये कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, ये प्राइमरी, यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने सेकेंडरी, जहाँ पर क्या बना, टोमेटो केचप, केचप। ठीक है, अब ये यहाँ कैसे जाएगा, ये खेत से, एग्रीकल्चर लैंड से, एग्री लैंड लिख दिया, एग्री लैंड से यहाँ पर इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो कैसे जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट से जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से, तो ट्रांसपोर्ट किसका भाग हो गया, ये सर्विस सेक्टर का भाग हो गया। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, बिना इसके इन दोनों का ग्रोथ नहीं हो सकता, उतना नहीं हो पाएगा। मेरे माइंड, तो जितने भी हमारा है, एजुकेशन को ले लो, हम लोग सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तो है ही है, लिख दिया, ट्रांसपोर्ट तो हो ही गया। कम्युनिकेशन को लिख लो, कम्युनिकेशन, देखो टेली कम्युनिकेशन आज नहीं होता तो कोविड-19 में हम कुछ नहीं कर पाते। होटल इंडस्ट्रीज़ को ले लो, ठीक है, डॉक्टर की सर्विस को ले लो, इस जितनी भी चीज़ें हैं ना, दे आर पार्ट ऑफ द व्हाट, टर्सरी सेक्टर। बैंकिंग को ले लो, कुछ तो लिख नहीं देना चाहिए, बैंकिंग को ले लो, मतलब फाइनेंशियल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन वगैरह जितने भी हैं, ये सब इसका भाग होगा। आर्गेनिक पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बात, बोलो भाई, समझ में आ रहा है, बोलो भाई। अच्छा, अब देखो, अगर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ाया था आपको, एक हाउस होल्ड पढ़ाया था ऐसे, हाउस होल्ड, और दूसरा ऐसे फर्म पढ़ाया था। हाउस होल्ड अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को देता है फर्म के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है,
प्रोडक्शन होता है और हमारा एक मेथड निकल के आता है प्रोडक्शन। फिर यहाँ पर ये गुड्स एंड सर्विसेज आता है, इसके बाद गुड्स, ठीक है, आता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, इसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं, ठीक है, बोलो भाई। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज सबसे पहले इन्हीं का अधिकार होता है, आर गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, तो ये जो कॉस्ट है ना, इसको हमने नाम दिया फैक्टर कॉस्ट। क्या नाम दिया? फैक्टर कॉस्ट। और जब ये वापस बिकने आता है, तो मार्केट में बिकने आता है, तो यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस रख दिया, ठीक है, जब मार्केट में आएगा तो जब मार्केट में आएगा तो बहुत सारे लोग होते हैं, होल सेलर। फैक्ट्री टाटा अपने सामान को एक एक इंडिविजुअल शुभांतिका, अभिजीत और सबके पास लेकर तो नहीं जाएगा, निशांत के पास, तो क्या करेगा? होल सेलर, ठीक है, से रिटेलर, और इसके बाद तब कस्टमर के पास आता है। तो इस सबको प्रॉफिट चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्शन करता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, ठीक है। तो टैक्स से क्या होता है? चीज़ों के दाम, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। टैक्स से क्या होता है? प्राइस इंक्रीज। टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है, चाहे वो प्रोडक्शन के ऊपर हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, ठीक है। इस तरह बाहर से सामान आता है तब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, गेटिंग पॉइंट। तो जो टैक्स लगता है, फैक्टर, ये जो देखो फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन हो रहा था, तो फैक्टर कॉस्ट, तो मतलब जो प्राइस यहाँ थी उस प्राइस और इस प्राइस में अंतर होगा ना बेटा, बोलो बोलो, इस प्राइस और इस प्राइस में अंतर होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई, बोलो भाई। आप, हाँ, आप लोग बोला करो बेटा, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन है उसी के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि जब नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि नेशनल इनकम वो होता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट जो है ना, ये इसी कॉस्ट की बात हो रही है, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो योगदान है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इसका जो खर्चा होता है ना, उसी को हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। लेकिन फैक्टर कॉस्ट के अलावा भी और भी दूसरे तरह के जो खर्चे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टैक्स लगाए या गवर्नमेंट सब्सिडी दे, ठीक है। सब्सिडी जानते हो ना, गवर्नमेंट एड देती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, जिसको कहते हैं इंडस्ट्री हो, या फार्मर हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन ही करता है। फार्मर एग्रीकल्चर में देखो, MSP का नाम आपने सुना होगा, अभी लड़ाई भी हो रही किसान आंदोलन में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये सरकार ऐड करती है, सहायता देती है, और ये टैक्स लेती है। ये सरकार क्या लेती है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, लोगों से लेती है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वो ये जो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हो। आजकल हम GST की बात करते हैं, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लेती है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स ले तब भी चीज फैक्टर कॉस्ट से अंतर आ जाएगा, सब्सिडी दे तब भी अंतर आ जाएगा। गेट पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर हमको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट, ये तो आपको समझ दिमाग में आ ही गया कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंतर होगा, और ये अंतर किसका अंतर है? हाँ, ये हमको देखना है कि वो अंतर किसकी वजह से होता है। वो अंतर होता है इनडायरेक्ट, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी वजह से होता है। अगर हमारे पास एक फॉर्मूला हम यहाँ डेवलप हो जाता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से, मतलब जैसे GST लगा या सेल्स लगा, एक्साइज ड्यूटी लगा, जो भी लगा, तो हम उस टैक्स में से अगर हम जो गवर्नमेंट सहायता देती है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर हमको वास्तव में, जैसा कि हमने चर्चा की कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में अंतर होगा, तो अगर हमको, यहाँ मैं कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको? फैक्टर कॉस्ट।
अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो MP फॉर मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लोगों से लेती है, ठीक है, इससे यहाँ पर प्राइस में अंतर आ रहा है, ठीक है। टैक्स मार्केट में लगता है तो गवर्नमेंट जो कि लेती है, इसलिए इसको हम माइनस करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट देती है मतलब सब्सिडी देती है, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे पॉइंट। तो अगर फैक्टर कॉस्ट हमको प्राप्त करना है, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड माइनस कर दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो फैक्टर कॉस्ट आएगा। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि NIT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे आप, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने लिखा है, ये दोनों मिलके क्या होता है, हमारा NIT होता है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने देखा, एक मिनट रुक जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ठीक है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्या देखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको ये याद रखना है, जो कि हमने पिछले पेज में भी लिखा था। यहाँ पर देखिए पिछले पेज में लिखा था, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हम ये सारा जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास दो मेजर चीजें, एक तो फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस, जिसकी चर्चा भी हमने की कि हमको दो अलग अलग चीजों पर, जैसे आपके पास जो कंपोनेंट्स आएंगे NNPFC, अभी आगे आएगा, इसको बस समझ दिमाग में रखिए, NDPFC, देखो इसी तरह GDPFC और GNPFC, ये हमको इस चीज़ों का मूल्यांकन करना है। तो ये मूल्यांकन जो करना है वो एक बार फैक्टर कॉस्ट पे हमको करना होता है, और यही चीज़ यहाँ NNPFC है, एक मार्केट प्राइस पर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर NDPMP, GDPFC है, यहाँ GDPMP, GNPFC है, यहाँ पर क्या हो गया, GNPMP। तो ये हमारे जो चार इधर हैं, मार्केट प्राइस पर चार हो गए, 4, और 4 किस में हो गए, ये फैक्टर कॉस्ट हो गए। टोटल 8 चीज़ों को हमको मूल्यांकन करना है, यही नेशनल इनकम अकाउंटिंग। समझ में आ रही बात। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम फैक्टर कॉस्ट में से, अगर हम, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में से हम अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी NIT होता है। अब ये देखो कैसे होता है कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हम करते हैं तो वो NIT होता है, लेकिन चूंकि जब ब्रैकेट में होता है तो माइनस जब यहाँ पर होता है तो ये प्लस में बदल जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस दिखाई देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ प्लस दिखाई देता है, जबकि NIT का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि ये 5 है, 5 माइनस 3 प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 यहाँ ऐसे है, लेकिन जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ इसी तरह कॉन्सेप्ट यहाँ है, वो ये NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अब चूंकि हमको मार्केट प्राइस से माइनस करना है, तो यहाँ 5 मार्केट प्राइस हो गया, माइनस 3 हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और सब्सिडी हो गया, तो वो जब ओपन होगा तो क्या होगा, ये दोनों माइनस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो माइनस माइनस यहाँ चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ मैंने प्लस रखा है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ इसकी तरह हम यहाँ माइनस कर देते तो यहाँ क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता, समझ में आया। तो 5 प्लस 2 7 माइनस 3, तब इसका आंसर हो जाता 7 माइनस 3 हो जाता, और ये हो जाता 4। समझ में आई बात, बोलो भाई, बोलिए बच्चे लोग, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है ना। अब इसके अलावा अब एक और कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर
इनकम। क्या है? ट्रांसफर इनकम। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सरकार बहुत तरह की स्कीम लेकर आती है, ठीक है, बहुत तरह गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है जिसका लोगों के मेहनत से संबंध नहीं होता है। जैसे एक मान लो विडो पेंशन है, ठीक है, जैसे मान लो विडो पेंशन, हाँ, ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे पेंशन स्कीम से स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का फैक्टर से कोई मतलब नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मतलब नहीं है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुए, ये कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट इनको एक मतलब प्रिविलेज दे रही है, ठीक है। तो ये जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम जब मेजर करेंगे यहाँ, जैसे हमने कहा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट जहाँ ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो हमारे फैक्टर कॉस्ट हैं वो सबकी मेहनत इसमें जुड़ी हुई है, जो भी हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो सारा चीज जो है मार्केट में आ रहा है, उस पर टैक्स इंक्लूड है। आर्गेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन हमको अगर ये निकालना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सरकार जो बहुत सारी सहायताएं दे रही है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, माइनॉरिटी स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों में अगर मान लो कि आपने 100 रुपये मेहनत से कमाया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का यूज किया और 100 रुपये आपको मिल गया वीडियो पेंशन का, तो आपका जो 200 रुपये आएगा, तो ये तो रियल फैक्टर कॉस्ट नहीं बताएगा ना बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का तो नहीं हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना था? मात्र 100 रुपये था, जो कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से पाया था। 100 रुपये तो गवर्नमेंट ने वीडियो पेंशन के लिए दिया। तो दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर नेशनल इनकम। जो भी हमारा ये कंपोनेंट्स हैं, है ना, डिटर्मिनेंट्स हैं जो भी हैं, तो वो इस इनमें से कोई नहीं उसका पार्ट होगा। पॉइंट क्यों? क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का के सपोर्ट से नहीं हुआ है, इसमें से मात्र 100 रुपये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सपोर्ट से हुआ है। तो अगर मान लो आपके क्वेश्चंस में आता है कि विडो पेंशन, तो आप जब नेशनल इनकम का मतलब मूल्यांकन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, उसमें से आपको ये विडो पेंशन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो फैक्टर ऑफ इसमें से जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट करेगा। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलो, हेलो। हाँ, तो आप ट्रांसफर इनकम को ऐसे समझिए कि एनी पेमेंट फॉर फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड, ठीक है, एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड, लिख लो, एनी पेमेंट पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड, मतलब आपको गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट फ्री का स्कीम जो दे रही है ना, उस तरह का कुछ है कि आप कोई मेहनत मत करो और आपको कुछ मिल जाए, तो उसकी वैल्यू भी नहीं करोगे, ठीक है, समझ रहे हो? जो बच्चे मेहनत करके मार्क्स पाते हैं ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। जो बच्चे कोई काम चीट करके या इस तरह से उधर करके कर लें, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जो आप लोग के पापा मम्मी देखो, आप लोग उनके थाली में थोड़ा भी भोजन नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि उन्होंने मेहनत से काम किया है हर चीज़, ठीक है। और छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द पेन। इसलिए जो ट्रांसफर इनकम है, हमको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट दिस एनएनपीएफसी, जो एफसी का जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन कर सकें। आर गेटिंग पॉइंट बेटा? बोलिए, समझ में आ रही बात? बोलो भाई। हाँ, ठीक है। तो आज हमने बात किया, आज देखो टाइम देखते रहना, टाइम कितना बचा हुआ है, ठीक है। बस रिकैप्चुलेशन करते हैं बेटा। आज हमने इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की बात की। आवर होल ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड हाउ इट शुड बी बिकम वेरी इजी। इट इज आवर टोटल मोटो, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू calculate the national income, and we are dividing the economy into 3 sectors, and these 3 sectors are, that is called industrial classification of economy, that is primary sector, secondary sector, tertiary sector. Then primary sector, what we do, exploit the natural resources, ठीक है। यहाँ पर नेचर से डायरेक्ट चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर,
सब सॉयल ग्रोइंग क्रॉप्स, कैचिंग फीस, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री एट्सेट्रा। हाँ, बेसिक रॉ मटेरियल सोर्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम है सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर में देखो आप, सेकेंडरी सेक्टर का बेसिक काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना, इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, प्राइमरी सेक्टर टोमेटो का प्रोडक्शन हुआ, एंड सेकेंडरी सेक्टर में जाकर ये क्या हुआ, टोमेटो केचप बन जाता है वो। ठीक है, यहाँ पर ये सॉस बन गया। ठीक है, सॉस लिखा है। ठीक, कॉटन तो कॉटन क्लोथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली व्हाट इट डज, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, आर गेट यू पॉइंट, सो इट क्रिएट्स मोर यूटिलिटी इन द प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पर इट हेल्प द बोथ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये इसका नाम है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया, एक फ्लो चार्ट की तरह बनाया, प्राइमरी सेक्टर यहाँ लिखा एंड हियर इज अ सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में टोमेटो का प्रोडक्शन हुआ एंड सेकेंडरी सेक्टर में टोमेटो केचप बना, सॉस बना। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने की जो यात्रा है वाया ट्रांसपोर्टेशन, सो गेटिंग पॉइंट, बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये मार्केट में जाएगा नहीं जहाँ पर वो इसका मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर्म तक जा नहीं पाएगा। सो ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट, सो एग्री लैंड से जो भी चीज़ें जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से सेकेंडरी सेक्टर फॉर्म तक जाने के लिए जो सेक्टर यूजफुल है वो टर्सरी सेक्टर कहलाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सर्विस सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, होटल, बैंकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आर गेटिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हमने ये बात किया कि कैसे जो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया कि हम NNPFC है, NDPFC है, GDPFC है, GNPFC है, और हमारे पर वही कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर है। तो हमको इन दोनों के रूप में कैलकुलेट करना है। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा कि हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड is a supplier of factors of household is supplier of factors of production, land, labor, capital, entrepreneurs। वो फर्म के पास जाता है, यहाँ प्रोडक्शन होता है, और यहाँ जो प्रोडक्शन होता है जिस कॉस्ट जो कॉस्ट इनको पेमेंट करना पड़ता है दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये फैक्ट्री से फैक्टर कॉस्ट याद रखना। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट जब ये मार्केट में गुड्स आता है तो उस पर टैक्सेस लगते हैं, चूंकि गवर्नमेंट का काम होता है लोगों से टैक्स लेना। जो भी प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उनसे वो टैक्स लेती है, इसके बाद वो उसी टैक्स का यूज करती है पब्लिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होल सेलर क्योंकि मार्केट में आता है तो होल फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है, तो वो होल सेलर रिटेलर के माध्यम से फाइनली वो कस्टमर के पास आता है और उसकी चीज़ों में वृद्धि होती है, और हर लेवल पर कुछ न कुछ टैक्सेस लग जाते हैं। सो प्रोडक्शन, ठीक है, टैक्स जब लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लगाती है, तो ये प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नेशनल इनकम हमारा बेसिकली क्या होता है, NNPFC होता है, और NNPFC मतलब ही पेमेंट मेड टू द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। आर गेटिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह सब्सिडी होती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर को दे, जिसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर देती थी पहले। इसी तरह ये फार्मर्स को देती है, जिसमें MSP की हम बात करते हैं। तो इनकी वजह से गवर्नमेंट ये सहायता देती है, इसलिए प्राइसेस कम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ फॉर्मूला डेवलप होता है, मतलब फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बीच में जो रिलेशन है वो कहाँ से शुरू होता है। एक फॉर्मूला है NIT का फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जैसे सेल्स टैक्स है, GST है आजकल इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को देती है, इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडी को माइनस कर दें तो NIT आता है। आर गेटिंग पॉइंट। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में संबंध किस बात का है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में से फैक्टर कॉस्ट को अगर हमको गेन करना है तो उसमें से मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो हमारा ये जो है वो हमको फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इन नेट NIT है, वहाँ पहले बता चुका हूँ। NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। उसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को प्लस माइनस कैसे हुआ उसको समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस हो गया, जैसे यहाँ पर ये प्लस हुआ। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट हम और मार्केट प्राइस हमको चीज़ों को निकालना है, नेशनल इनकम के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, एग्रीगेट्स। ठीक है, तो हमारे क्या है, NNPFC, NDPFC, GDPFC, GNPFC। आर गेटिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरह हमारा NNPMP, NDPMP, GDPMP, GNPMP ये कॉन्सेप्ट हमारे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर इन
जो हमारा इनकम है, एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र इनकम का, क्योंकि हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर प्राइस क्या होगा। इसलिए हमारा जो सरकार जो भी ऐड देती है, सहायता देती है, उस सहायता को हमको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कोई मेहनत किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और वो 100 रुपये वो अर्न करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, और उसने वीडो पेंशन के रूप में 100 रुपया दे दिया, तो क्या होगा, टोटल इनकम कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। बट 200 डज नॉट रिप्रेजेंट द फैक्टर इनकम। पॉइंट। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का जो भी इनकम है ट्रांसफर इनकम को माइनस करना पड़ेगा। तो 200 माइनस 100 जो मिला, तो ये माइनस कर देंगे तो हमको 100 वो हमारा फैक्टर कॉस्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। तो फैक्ट ट्रांसफर इनकम को याद रखना है, एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। यही आज हमने पढ़ा। गेट यू पॉइंट। आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, बोलिए भाई, बोलो भाई, समझ में आई बात? चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम हो गया ना बेटा? तो टाइम हो गया ना, तो हम लोग अब क्या करें, बाय बाय करें। बाय बाय। ओके, वेलकम बेटा।